अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी नींद में है क्या? जवाब ही नहीं आ रहा है। माशाअल्लाह, क्या जिर गए हैं बहुत सारे लोग। यहाँ के होंगे, लोकल होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं उलमा? कहाँ कहाँ से? पालनपुर से, बॉम्बे से, औरंगाबाद से, गुजरात से, गोधरा से। जी जी, जी। कौन अपनी गाड़ी से आया है? कोई अपनी गाड़ी लेके आया क्या? कार? अपनी गाड़ी मतलब 4-5 आदमी मिलके कार से आए हैं क्या, पूछ रहा हूँ आप। और ड्राइविंग कौन किया? आपके साथी किए या प्रोफेशनल ड्राइवर लेके आए? ड्राइवर आया। आप आ जाते तो ये भी मुमकिन था नहीं था कि खुद आप ड्राइविंग करके आते, लेकिन चूंकि रास्ता दूर का है, इसके लिए आदमी क्या करता है कि एक प्रोफेशनल ड्राइवर के ज़रिए क्या करता है कि लंबा रास्ता है, पता नहीं कैसा होगा, खड्डा होगा, क्या होगा, किधर होगा, इसको सरदर्द ही नहीं लेना है। बस क्या किया कि एक प्रोफेशनल ड्राइवर को लिया और उसको कहा कि 2 दिन हमारे साथ रहो, जो खर्च होगा हम आपको दे देंगे। यही फ़र्क है शेयर्स के और म्यूचुअल फ़ंड के दरमियान। यही फ़र्क है शेयर्स के और म्यूचुअल फ़ंड के दरमियान। शेयर्स का मतलब ये है कि अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जाना, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जाना। यहाँ से सूरत जाना है, मुझे मालूम है, मुझे रिस्क लेना पसंद है और इसी तरह मैं चलाऊँगा। अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जा सकता नहीं जा सकता है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास उतना वक्त नहीं है, या वक्त है लेकिन रास्ते का ठीक से पता नहीं है, रास्ते का ठीक से पता है लेकिन ड्राइविंग अच्छी तरह से नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं कि एक ड्राइवर को हायर करते हैं कि आप हमारी जानिब से हमको ड्राइव करके वहाँ तक ले जाके छोड़ें, तो आपको हम उसका क्या देंगे? उजरत देंगे। यही है। ये एक बंदे ने क्या किया, किसी से क्या है, किसी कंपनी का शेयर्स ख़रीदा। अब शेयर्स चूँकि फ़नी चीज़ है और शेयर्स में नुकसान और नफ़े के दोनों इम्कानात हैं, और पूरा पैसा मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये का शेयर ख़रीदा एक ही कंपनी के शेयर में। अब एक ही कंपनी के शेयर में डाल दिया, अगर नफ़ा हुआ तो 10,000 पर नफ़ा होगा, अगर नुकसान हुआ तो पूरे 10,000 पर नुकसान होगा। इसके बरखिलाफ़ एक बंदे ने क्या किया कि एक कंपनी का शेयर ख़रीदने के बजाय 2 कंपनी का शेयर ख़रीदा। 5,000 रुपये एक कंपनी का शेयर और 5,000 रुपये दूसरी कंपनी का शेयर। हो सकता है किसी कंपनी के शेयर में नफ़ा ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कि किसी कंपनी के शेयर में नुकसान हो जाए, तो एक बैलेंस रहता है। बैलेंस रहता नहीं रहता? डोंट पुट एग्स इन वन बास्केट, कि भाई पूरे अंडे एक ही बास्केट में मत डालो, एक बास्केट गया पूरे अंडे गए। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि भाई ये भी एक चीज़ है, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ही जगह ना करें। अब उसकी शक्ल ये बनाई म्यूचुअल फंड के तौर पर। म्यूचुअल फंड क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 100 उलमा हैं, 100 आदमी ने हज़ार रुपए दिए, 1 लाख रुपए हो गए। अब 1 लाख रुपए क्या कर दिया कि किसी फंड मैनेजर के पास दिया कि आप चूंकि माहिर फन हैं, आपको मालूम है कि किस तरह का शेयर खरीदना है, किस कंपनी का शेयर नहीं खरीदना है, कब बेचना है, कब लेना है, लिहाजा आप हमारी जानिब से क्या करें कि हमारी जानिब से शेयर्स में सरमायाकारी करें। जो प्रॉफिट आएगी, जो नफ़ा आएगा, उसके हिसाब से हमको नफ़ा दें, अगर नुकसान होगा तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। तो फिर ये करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? जायज़ है। क्यों कि नफ़े में भी शिरकत है। अलबत्ता जो बंदा फंड मैनेजर है वो क्या करेगा? वकाला फीस, एजेंसी फीस आमतौर से 2% लेते हैं म्यूचुअल फंड वाले। कितने परसेंट? 2%। 2 लाख रुपए की फंड मैनेजिंग की तो सालाना के एतबार से 2,000 रुपया, सालाना के एतबार से 2,000, 4%, 4,000 रुपया
2%, 1 लाख रुपए पे 4,000 लेते हैं, तो अलग अलग होगा। बाज़ फंड मैनेजर वो हैं जो 5 भी ले, 3 भी ले। तो कहने का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ रकम लेके आपकी तरफ से पूरा क्या करेंगे, फंड को मैनेज करेंगे। अब ये चीज जायज है कि नहीं जायज है? जायज है, जायज है कि नहीं जायज है? तो खत्म कर दें इसको, म्यूचुअल फंड को। जी जायज है तो फिर क्यों तफसील में जाएं? आगे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी मखसूस इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे मुख्तलिफ सरमायाकारी के मौके में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड को जैसा हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके और उन सारे पैसों को किसी एक ही कंपनी में लगाने के बजाय बहुत सारी कंपनियों में फैलाकर फंड मैनेजर अपनी सवाबदीद पर डालता है। म्यूचुअल फंड की अक़साम हैं, वैसे तो बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन सेबी ने, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड को 5 हिस्सों पर मुनहसिर किया है, 5 हिस्सों की इजाज़त दी है, 5 किस्मों की। पहली किस्म है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी किस्म है डेब्ट म्यूचुअल फंड, तीसरी किस्म है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, कौन बताएगा? इक्विटी म्यूचुअल फंड, कोई आके पूछता मुफ्ती साहब म्यूचुअल फंड में लगाना, पहले उससे पूछे कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड है, वो फिर दोबारा नहीं आएगा दोबारा नहीं आएगा भैया, ये लोग तो हमारी बाल की खाल निकालेंगे। म्यूचुअल फंड में कई किस्म हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? इक्विटी म्यूचुअल फंड ये है कि जो फंड मैनेजर है लोगों के सारे पैसों को किस में लगाएगा? इक्विटी शेयर्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? शेयर्स को। जितना भी पैसा आया, मिसाल के तौर पर 100 आदमी ने 1000 रुपए दिया, 1 लाख रुपए फंड मैनेजर के पास आया। अगर वो फंड मैनेजर का जो म्यूचुअल फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो वो 1 लाख के 1 लाख को किस में लगाएगा? शेयर्स की खरीदारी में। अब शेयर्स की खरीदारी में लगाने की वजह से शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, तो जिन लोगों ने सरमायाकारी की है उनका भी नफा बढ़ेगा। उसके बरखिलाफ अगर शेयर्स की कीमत घटती है तो जिन लोगों ने लगाया है उनके सरमाया भी कम होगा। ये है इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या है? आप माशाअल्लाह, आपको बंबई में रहना था, आप यहाँ हैं मिस होके, आप तो करते हैं दूसरों को ये बहुत बड़े ताजिर हैं और माशाअल्लाह सुना कि यहाँ के अक्सर असातिज़ा शेयर मार्केट में है। अच्छा है कि हमें भी चाहिए कि हम डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या है? जैसा हमने सुबह में देखा ना, क्या कि कर्ज की दस्तावेजात खरीदी जाती है। कर्ज की दस्तावेजात जैसे बॉन्ड्स है या इसी तरह कोई सिक्योरिटीज है, कोई भी है, तो कर्ज की दस्तावेजात। बाज़ म्यूचुअल फंड कहते हैं कि हम लोगों के पैसों को लेके बिजनेस में डाल के नफा हो नुकसान हो वो झगड़ा हम नहीं लेते। हम क्या कहते हैं कि ये जितना भी पैसा देंगे हम उनको कर्जों की दस्तावेजात के खरीदने में डालेंगे। किस में डालेंगे? कर्जों की दस्तावेजात के, यानी पूरे का पूरा पैसा एक मुतअय्यन फीसद के साथ हम दे देंगे बांट के अपनी सवाबदीद पर, अपनी सवाबदीद पर। और जितनी भी वहां से सूद आएगा अपना कमीशन काट के बकिया रकम को हम क्या करेंगे? इन्वेस्टरों को बांट देंगे। ये होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, ये होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड खरीदना जायज है नहीं जायज है? डेब्ट म्यूचुअल फंड सही नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड सही है। आगे देखते हैं। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। क्या म्यूचुअल फंड? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिला जुला, मखलूत। बाज़ फंड मैनेजर क्या करते हैं, उनके पूरे प्रॉस्पेक्ट्स में तफसील दे देते हैं कि जितना पैसा आएगा हमारे इस म्यूचुअल फंड में, हम क्या है, जैसे पूरे अंडे एक ही बास्केट में मत डालो। इस तरह से हम क्या नहीं करेंगे
कि सारे का सारा पैसा लेके ना शेयर्स में डालेंगे और सारे का सारा पैसा लेके ना तो कर्जों की दस्तावेजा डेप्थ में डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपनी सवाबदीद पर उसको बांट के डालेंगे, मिला के डालेंगे। किस में डालेंगे? थोड़ा सा पैसा इक्विटी में डालेंगे और थोड़ा सा पैसा डेप्थ में डालेंगे। ये फंड, म्यूचुअल फंड खरीदना जायज है नहीं जायज है? जी 33% वाला देखा जाएगा। वाह साहब ये अच्छा है, 33% वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। 33% देखेंगे, 34% देखेंगे। चौथा है सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नाम से ही वाज़ेह है कि इंसान की जो मसाइल के हल पर मबनी म्यूचुअल फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है, इसमें फंड मैनेजर क्या करता है कि जितना भी पैसा बाहर से कलेक्ट करेगा उसको गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट में लगाएगा, सोने की दस्तावेजात खरीदेगा। अगर सोने की कीमत बढ़ी तो फिर नफ़ा होगा, सोने की कीमत घटी तो फिर नुकसान होगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारी तफसीलात हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट में लगाता है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बैअ सर्फ के अहकाम पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें देखना शरिया स्कॉलर की जिम्मेदारी है। ठीक है, सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ये जो तश्कील दिया गया है उसका मकसद ही ये है कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद कंगाल हो जाते हैं। आपने देखा होगा माशाअल्लाह बड़े साहब हैं, बड़ी ऑफिस में काम करते हैं, माहाना तनख्वाह 1.5 लाख रुपये है, बीवी भी खिदमत करती है माशाअल्लाह। जी बच्चे भी जो बोलेंगे सर ठोकेंगे। जैसे ही रिटायरमेंट होके बैठते हैं ना, कोई खाना भी पूछ के नहीं देखता, और ये प्रैक्टिकल चल रहा है, पूछ के भी नहीं देखता, कोई वैल्यू ही नहीं, जैसे कि कबाड़ है। तो ऐसी सूरत में मजबूरन क्या करेगा भाई, उसको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए, क्या बेटे के पास हाथ फैलाएगा? क्या करेगा? तो इसके लिए ये जो म्यूचुअल फंड है रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड होता है। रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड क्या कि भाई आप एक रकम को एक लंबी मुद्दत के लिए डालें, आपका जब ये एज होगा उसके हिसाब से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। मिसाल के तौर पर 50 साल में, 40 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा जमाए, वो कहते हैं जिसको SIP कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पैसा जमाए। अब मेरी उम्र मिसाल के तौर पर फर्ज करें 40 साल है और मुझे 60 साल के बाद एक बड़ी रकम चाहिए। कितनी रकम चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। अब म्यूचुअल फंड क्या कहता है कि अच्छा आपको 20 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए, तो आज उसकी सरमायाकारी आपको इतने करने होंगी। कितनी करनी होगी? एक कंपनी है सेंसेज हैदराबाद में, वो कंपनी का काम ही यही है। वो क्या करते हैं कि आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि भाई आपको आपके बुढ़ापे के सहारे के तौर पर अगर इतनी रकम चाहिए तो आज माहाना एतबार से आप 2,500 रुपये डालें, 3,000 रुपये डालें, 5,000 रुपये डालें। आदमी को 2,500 निकालना कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हमारा मसला वो नहीं, हम मुतवक्किलीन में से हैं। किस में से हैं? अल्लाह वाले हैं। क्या है? अल्लाह वाले हैं। भाई मरने के बाद अल्लाह देखेगा। इसी तरह वो बात की बातें हैं, छोड़ो यार। जब मुसीबत आ जाती है ना तो फिर दुआएं कराते फिरते हैं, हजरत दुआ कीजिए बेटा ये हो गया। बेटा जो कंगाल हुआ है, बेटे ने जो आपकी इज्जत निकाली है, ये सारा बुनियाद मुनहसिर है किस पर है? माल पर है। ये मादी दुनिया है। ये इसके लिए अक्लमंदी का तकाजा है कि कोई आदमी ऐसा काम करे कि फ्यूचर प्लानिंग कहते ना, ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। जैसा कि सूरह कहफ में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में है कि एक जगह रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि उस बस्ती वालों ने उनकी इकराम नहीं किया, उल्टा उस बस्ती में एक दीवार गिर रही थी तो उन्होंने क्या किया कि उस दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, पूछा कि भाई ये क्या किया? उन लोगों ने आपकी तौहीन की, इकराम नहीं किया, आपने उनकी दीवार खड़ा कर दी। तो क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? सूरह कहफ की आयत है, हाँ तो आयत तो पढ़े हजरत, पूरे माशाल्लाह गुजरात में है हम जी। फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि,
वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा, वकान अबूहुमा सालिहा, नौजुबिल्लाह फासिका ने कहा, सालिहा कहा, और सालिहा कह के कहा कि सालिहियत के बावजूद किसी बाप का ये अपने बच्चों के लिए कुछ इंतजाम करके जाना ये सालिहियत के खिलाफ नहीं। लोग क्या करते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत, अरे उनकी मुक़द्दर अच्छे होंगे, भाई वो तक़वा अलग है, हम उनकी धूल के भी लायक नहीं हो सकते। तो इस तरह से दुनिया वालों ने क्या किया कि एक सोल्यूशन दिया कि भी सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसी तरह से चिल्ड्रन फंड, मिसाल के तौर पर बच्चा है, आज उसकी उम्र 5 साल है, 15 साल के बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है। लोग सवाल करते हैं एजुकेशन लोन लेना कैसा है, भाई पहले से क्या आपका दिमाग मारा गया था, कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? फिर कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान में हैं, हमारे लिए कोई सहारा नहीं है, इस्लामिक बैंक नहीं है, हम मजबूर होके क्या करते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं ताकि हमारे बच्चे काबिल बने। भाई आपको इतनी फिक्र थी तो आपको पहले से इंतजाम करना था, और इसका सोल्यूशन दिया है दुनिया ने। ये जो म्यूचुअल फंड है, सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उसके जरिए से आपको अगर 15 साल के बाद 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए चाहिए, आज से ही कुछ रकम थोड़ी 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 जमा करके बंदा 15 साल के बाद बड़ी रकम ले सकता है। इसी तरह से शादियों का मसला होता है, बच्चियों का। जैसे ही बच्चियों की शादी, भाई अल्लाह ने दे दिया, भाई लड़की का पैदा होना रहमत है, बेशक रहमत है, लेकिन उसके लिए इंतज़ाम भी तो करें। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है बाप की बीपी भी बढ़ती है, क्यों कि भाई कोई इंतज़ाम नहीं। फिर हम मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि मुआशरा ख़राब हो गया, जहेज़ के बारे में ज़बरदस्त लच्छेदार तकरीर करेंगे खुद तो ले लिए होंगे लेकिन लच्छेदार तकरीर करेंगे कि माशरे को तबाह कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि उनके जेब में है नहीं ना देने के लिए। ये अक्लमंदी नहीं है। आपको मालूम है कि 15 साल के बाद जब बच्ची बाली होगी, बड़ी होगी, उसका निकाह होगा, तो आम तौर से हमारे माशरे में कितने पैसों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए चाहिए, आज ही प्लान करें, आज ही उसके लिए थोड़ा 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 खतरा खतरा समंदर बनता है। 2500 रुपया आज आपका निकालना कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन जब बच्ची बड़ी होगी, जब उसकी शादी का मसला आएगा, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। मौलाना अब्दुल अजीम साहब हैं, वो जानते होंगे, उवैस भाई, हमारे उबैदुल्लाह साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद, माशाअल्लाह बड़े आलिम हैं, सहारनपुर में मिशकात और इसी तरह दौरे वगैरह की तखस्सुस फिल हदीस के उस्ताद हैं। ऐसे मौलवियों की मजलिस है, कोई आलिम गैर आलिम तो नहीं है ना। तो कहते हैं कि हमारी मुसीबत ये है, कोई खुजाता भी है तो हम समझते हैं कि हदिया देता क्या कह रहे हैं हज़रत ने, हमारी मुसीबत ये है कि कोई खुजाता भी है तो हो सकता है हदिया दे। ये जो है ना, सेल्फ डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से हक बात कहने के अंदर से बात करने हुए आदमी डरता है कहीं सेठ साहब नाराज ना हो जाए। भाई क्या है, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, खुद पर एतिमाद रहेगा, तो हरगिज हरगिज आप किसी से मुतासिर नहीं होंगे। इसके लिए चाहिए, इसीलिए है ना, जब जेब गरम रहता है तो नमाज भी नरम लगती है। अगर जेब गरम नहीं है तो क्या होता है, आदमी पैर झटकता है। भाई कोरोना अच्छा था क्या था, घर में ही पढ़ लेते थे। इसके लिए ये चीज़ जो है इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। इस तरह से माशाअल्लाह बहुत सारी इस्लामी तरीके पर सरमायाकारी की कंपनियां भी हैं। आगे देखेंगे कि किसमें लगाना जायज़, किसमें लगाना नहीं जायज़। 5वां है अदर म्यूचुअल फंड। अदर म्यूचुअल फंड क्या है, जैसा कि निफ्टी है, सेंसेक्स है, जो इंडेक्स होते हैं ना, इंडेक्स में पैसा लगाया जाता है। इंडेक्स क्या है, मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1,500 कंपनियां हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि 1,500 की 1,500 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, या खराब परफॉर्म कर रही हैं, शेयर बाजार नीचे जा रहा है? कैसे जांचेंगे? 1,500 की 1,500 कंपनियों को अलग अलग देखना मुमकिन नहीं है, रोजाना के एतबार से तो हरगिज मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए क्या किया शेयर बाजार के सिस्टम ने कि 30 कंपनियों को मिला के जो अच्छी परफॉर्म करने वाली हैं उनका एक पूल बना दिया।
जिसको सेंसेक्स कहते हैं। देखते ना आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत मंदा गया। कैसे पता चला मंदा गया? ये 30 कंपनियां नीचे जाती हैं तो इनको देख के फैसला करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इसी तरह एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, निफ्टी कहते हैं 50 बड़े बड़े कंपनियों के शेयर को मिलाकर एक इंडेक्स बना दिया। अब उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निफ्टी यानी एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो ये जो अदर म्यूचुअल फंड है वो कहां पर लगाता है? इंडेक्स में लगाता है। इंडेक्स में जो कंपनियां हैं उसमें लगाता है। म्यूचुअल फंड की का तरकीबी ढांचा ये मुख्तसर है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में मुख्तलिफ सरमायाकार अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करके इन तमाम जमा शुदा पैसों को एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड मैनेजर्स होते हैं। उसकी मोटी मिसाल, एक मदरसा चलाना है तो क्या करते हैं? पूरे मिला करके मदरसे को जो बोर्ड है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो उसके जिम्मे, उनको देते हैं। अब उसने 5 के 5 जिम्मेदार सब आके खड़े हो गए, मैं चलाऊंगा तू चलाऊंगा। उसके लिए क्या करते हैं? एक मोहतमीम को बना लिया, एक नाजिम को बना लिया। उनकी मातहती में वो क्या करता है? अच्छी तरीके से कहाँ खर्च करना है, क्या करना है। इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके दिए गए पैसों को आपकी जानिब से स्टॉक मार्केट में, गोल्ड ट्रेडिंग में वगैरह में सरमायाकारी करते हैं और इस पर होने वाले नफा या नुकसान के मुताबिक सरमायाकार नफा और नुकसान का मुस्तहिक होता है। अब जो बंदा म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करता है उसको यूनिट होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट होल्डर्स। क्या मतलब यूनिट होल्डर्स का? जो बंदा म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करता है उसको यूनिट होल्डर्स कहते हैं। अब एक बंदे ने शेयर खरीदा किसी कंपनी का तो उसको क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। अब यहां पर यूनिट होल्डर क्यों कहते हैं? यूनिट का वो मालिक हुआ। दोपहर का वक्त खैलूला का, इस मौके पर आप दिमाग खराब कर रहे हैं। यूनिट होल्डर्स इसलिए कहते हैं, आपने एक शेयर खरीदा और आपको पता है कि एक शेयर की कीमत इतनी है, लेकिन यहां पर जो बंदा पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड में, वो पैसा किस में कितना गया आपको नहीं पता। आपको नहीं पता तो क्या करते हैं कि जितना पैसा आता है पूरे का पूरा पैसा मिलाकर एक पूल बना देते हैं। पूल बना के उसको यूनिट्स के में तकसीम करते हैं, हिस्सों में तकसीम करते हैं। हिस्सों में तकसीम करने के बाद उस म्यूचुअल फंड के एक एक हिस्से की कीमत मुतय्यन करते हैं। भाई फला कंपनी के म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत 1,500 रुपये जैसे कि शेयर्स है। अब ये जो यूनिट खरीदा है, आपके उस यूनिट के पीछे बहुत सारे शेयर्स भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस तरह समझने के लिए क्या करते हैं? यूनिट्स में तकसीम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का एक यूनिट खरीदा 100 रुपये में। अब कंपनी ने तरक्की की, तरक्की करके उसकी जो कीमत है, मजमूई कीमत बढ़ गई, तो एक यूनिट की कीमत घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? कि जो फंड है वो फंड की हैसियत बढ़ गई। लिहाजा 10 रुपये में खरीदा था यूनिट, आज 12 रुपये है। आज 12 रुपये है। खरीदा था यूनिट 1000 में, 1200 में बेचा। इस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। वो इसलिए कि जमा शुदा सारे पैसों को यूनिट्स यानी हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। सरमायाकार इन्वेस्टर चूंकि उन यूनिट्स हिस्सों का मालिक होता है, इसलिए उसको यूनिट होल्डर कहते हैं। इस मजमूई रकम को म्यूचुअल फंड की इस्तिलाह में एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं।
ये जो चीज़ें हैं ना, इसको सारी को टेक्निकल तफसीलात में जाएंगे तो कम से कम आपको 20 घंटे चाहिए। इतनी सारी तफसीलात हैं, लेकिन यहाँ पर उन तफसीलात को बताना मकसद नहीं है, बल्कि हमारी बदनसीबी कहें या हमारी कमज़रफ़ी कहें कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो उलमा को बिठा के पढ़ाए कि ये चीज़ें ये हैं। जब तक हम इन चीज़ों को कुल्ली तौर पर नहीं समझेंगे तो उससे मसला अख्ज़ करना भी उतना आसान नहीं रहेगा, उतना आसान नहीं रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो है, सिर्फ इब्तिदाई चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करेंगे। तो मिसाल करें, फ़र्ज़ करें कि एक मिसाल है, ये जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी जो मजमूई रकम है 50,000 रुपये है पूरा। अब आगे हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है और किस तरह से नफ़ा तकसीम करता है। पहले जैसे हमने जिक्र किया कि एक बंदे ने क्या किया, जैद नामी शख्स ने 1000 रुपये की सरमायाकारी की। कितने रुपए की? 1000 रुपये की, और एक यूनिट की कीमत थी 10 रुपये। तो 1000 रुपये में कितने यूनिट्स खरीद सकता है? 100 यूनिट्स खरीद सकता है। इसी तरह हामिद ने क्या किया, 2000 रुपये लगाया, तो वो 10 रुपये की अगर यूनिट है तो वो कितने यूनिट खरीद सकता है? 200 यूनिट खरीदा। अब जो फंड है 50,000 रुपये का फंड है, 50,000 रुपये का फंड बढ़ के तरक्की करके कारोबार में लगा के 55,000 का हो गया। कितना हो गया? 55,000 का हो गया। अब जिसने जैद ने एक यूनिट को 10 रुपये की खरीदा था, अब उस यूनिट की कीमत कितनी होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? 50,000 का फंड है, 50,000 रुपये 50 लोगों ने मिला के दे दिया और एक यूनिट की कीमत 10 रुपये है। अब उस पैसे को लेके फंड मैनेजर ने काम किया और उससे नफा कमाया 10%, यानी 55,000 रुपये हुए। तो जैसे ही 55,000 रुपये होंगे तो मैंने जो एक यूनिट 10 रुपये में खरीदा था उसकी कीमत 10 से बढ़कर 11 होगी या 9 होगी? क्यों 11 होगी? क्योंकि जो मजमूई रकम है उसकी हैसियत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई। इस तरह से क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में हिसाब किताब करते हैं। अब इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि जो 50,000 रुपये का फंड है, किसी भी वजह से चूंकि बाजार में नुकसान भी तो होता है, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो जैद ने एक यूनिट को 10 की खरीदा था, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कीमत क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। क्यों? कि 10% घट गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर नफे की तकसीम की जाती है। अब इसी तरह से फंड की इंतजामिया का मुआवजा, ये जो फंड मैनेजर होते हैं ना, 2 तरह से क्या करते हैं, मुआवजा लेते हैं। फंड का नज़्म व नस्र 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाया जा सकता है। पहली सूरत यह है कि इंतज़ामिया रकम लगाने वालों यूनिट होल्डर के लिए बतौरे मुजारिब काम करे, बतौरे मुजारिब काम करे। मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये की सरमायाकारी की, तो तमाम के तमाम शेयर होल्डर की हैसियत क्या होगी, यूनिट होल्डर की हैसियत क्या होगी, रब्बुल माल की। और ये जो फंड मैनेजर है उसकी हैसियत क्या होगी, मुजारिब की। पहले से तय कर लें कि जितना भी नफा आएगा उसमें से 70% सरमायाकारों का, 30% मुजारिब का। अब इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये का नफा हुआ, तो 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये किसको बांटेंगे, सरमायाकारों को बांटेंगे। 3,000 रुपये कौन लेगा, फंड मैनेजर मुजारिब लेगा। ये एक सूरत तो ये है। इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि नुकसान हो गया, यानी 50,000 का फंड घट के 45 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, मोटा मसला है यार। नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा, रब्बुल माल बर्दाश्त करेगा। मुजारिब का नुकसान क्या होगा, उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलेगा, उसकी मेहनत का मुआवजा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इंतजामिया
फंड मैनेजर शुरका के वकील के तौर पर काम करे, वकील के तौर पर काम करे। इस सूरत में इंतजामिया को उसकी खिदमात के इवज पहले से तयशुदा फीस दी जा सकती है। अब इंतजामिया कहती है कि भाई ये रब्बुल माल मुजारिब वगैरह हमको समझ में नहीं आता, हम आपके पैसों को, फंड को मैनेज करेंगे, आपके फंड को मैनेज करेंगे, हम अपनी सलाहियत लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, सारी चीजें खपा रहे हैं, आप हमें क्या करें, नफा हो या नुकसान, हमारे फंड को मैनेज करने की क्या कर दें, हमें फीस दे दें। जैसा कि इन्होंने कहा हजरत ने कि 4,000 रुपये एक साल में, 1,00,000 के 4,000 रुपये। अब ये चीज देना जायज है कि नहीं जायज है? जायज है। क्यों? कि ये गोया के ऐसा है जैसा कि खिदमत कर रहा है, हक़ुल खिदमत ले रहा है, लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं। तो अब हरज नहीं है तो लिहाजा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जायज़ है। जायज़ है नहीं जायज़ है? अब अगर कोई आदमी आके सवाल करे कि हजरत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जायज़ है, हम गए थे मौलाना हबीब साहब के मदरसे में, वहाँ कहा जायज़ है। ये जवाब है क्या? जायज़ है नहीं जायज़ है? वहां तक तो अब बता देंगे ना, आप पहले जवाब दें, बाद में मैं बताऊंगा। तो ही तो सवाल कर रहा हूं, जायज है नहीं जायज है? जी हाँ हाँ, उसके ऊपर जवाब मुनहसिर है। लिहाजा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना जायज है नहीं जायज है? उसमें भी देखा जाएगा कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां देखा जाएगा भाई इक्विटी में लगाना जायज तो है, लेकिन हर इक्विटी में नहीं, हर शेयर में नहीं, बल्कि देखेंगे जनाब आप जरा तफसील तो दें कि हमारे पैसों को किस तरह के शेयर्स के खरीदने में लगा रहे हैं, किस तरह के शेयर्स के खरीदने में लगा रहे हैं। अब दूसरा है डेप्थ म्यूचुअल फंड, इसमें सवाल ही नहीं करेंगे, क्यों कि पूरे का पूरा सूद ही है। अब तीसरा म्यूचुअल फंड डेप्थ और इक्विटी मिला जुला म्यूचुअल फंड, इसमें भी नहीं लगाएंगे कि वहां पर मजबूरन कर्ज नहीं लिया जा रहा है, वहां बहैसियत तिजारत उसको इख्तियार किया जा रहा है। एक है मजबूरन बाहर सूद पर से कर्ज लेना कंपनी को चलाने के लिए, दूसरा है उसी को एक समन ये क्या है मबीते के तौर पर बनाकर उसके जरिए से नफा हासिल करना, लिहाजा उसमें भी इजाजत नहीं होगी। और चौथा म्यूचुअल फंड सोल्यूशन ओरिएंटेड, वहां लगाना जायज है नहीं जायज है? वो किस में लगाते हैं पैसा? सोने में। वहां भी तफसील है, वहां भी देखेंगे कि भाई हमारे पैसे से जो सोने में आप जिस इंस्ट्रूमेंट में लगा रहे हैं उसकी हैसियत क्या है, किस एतबार से खरीदा जाता है, किस एतबार से बेचा जाता है, नफ़े की तकसीम का तरीका क्या है। ये है उलमा की जिम्मेदारी। ये है जब तक आप उम्मत को सही तरीके पर जवाब नहीं देंगे मुतमईन नहीं होंगे और कहेंगे कि भाई ये लोग तो जाहिल हैं, इनको कुछ अता नहीं पता नहीं, सिर्फ कभी फातिहा हो तो हम दावत देंगे, दुकान का इफ्तिताह हो तो हजरत को बुलाएंगे यासीन शरीफ पढ़ के, लेकिन मसले दुकान के अरे मौलवी साहब को मालूम नहीं है। जितना वो लोग कहते हैं उनकी बात 100% सही ना भी कहें, लेकिन 60-70% तो सही है ना, क्योंकि हमने भी तो इस पर नहीं लगाया। ये चीजें क्या है, जैसे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, बाजार में जाके बैठते थे, क्यों बैठते थे, क्या जरूरत थी भाई? बाजार तो शैतान की जगह है, लाहौल पढ़ के गुजरे, और हम लोग तो तबलीग वाले हैं। तीसरा कलीमा या चौथा कलीमा, कौन सा कलीमा? चौथा कलीमा रहना ही नहीं है। अरे वो मसला अलग है, वो मसला अलग है, लेकिन समझने के लिए मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब आए थे इंग्लैंड के, इंडिया आए थे, तो उन्होंने एक बात अजीब बताई। जैसे हम लोग तबलीग में गश्त करते हैं ना, इसी तरह से मुफ्ती तकी साहब के मदरसे में जो तखस्सुस फिल इक्तिसाद इस्लामी के जो तलबा हैं उनका हफ्ते में एक मरतबा गश्त होता है। जैसे तबलीग का गश्त होता है, बाजार में गश्त होता है, बाजार के दीन को समझाने के लिए। क्या होता है? बाजार के दीन को, अगर वो कैपेसिटी होगी तभी तो समझाएंगे, वो सलाहियत, ये हमारी जिम्मेदारी है।
हम ये नहीं कह सकते कि हमको किसी ने नहीं पढ़ाया, ये कहने से रफा दफा हो जाएगा, नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद क्रिएट करें, बनाएं, ऐसे मौके तैयार करें। आपको कोई दूसरा मुफ्ती तकी उस्मानी आके आपको बना के नहीं देगा, बल्कि हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थोड़ी हैं तो उसकी वजह से नाजायज़ जायज़ नहीं हो जाएगा, बल्कि हमारी जिम्मेदारी, ख़ास तौर से उलमा के कंधे पर जिम्मेदारी है कि वो इसको बेड़े को उठाएं। एक बड़ा वसी मैदान है ये। इंसान इबादत का मसला ज़िंदगी में 2 मरतबा 4 मरतबा पूछेगा, फिर नहीं पूछेगा, वो खुद माहिर हो जाएगा। मैयत का मसला मरने के बाद, वरासत का मसला तकसीम के वक्त, ये मसाइल वक्ती हैं, लेकिन ये तिजारत ऐसी चीज़ है जो इंसान के साथ 24 घंटे लगे रहती हैं। जब कोई आलिम, कोई मुफ्ती किसी को अच्छी तरह से रहबरी करता है तो फिर उसके पैर चूमते हैं लोग। हमने देखा श्रीलंका जैसा छोटा मुल्क, वहाँ पर ऐसे क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, एक एक चीज़ की रहबरी करते हैं। और इसकी वजह से जब उलमा को देखते हैं कि माशाल्लाह इनको सब्जेक्ट नॉलेज है, तो आवाम भी क्या करती है, हर चीज़ को उलमा से पूछ पूछ के काम करती है। आज हम कहते हैं भाई उलमा और आवाम का ताल्लुक़ नहीं है। कब ताल्लुक़ होगा? कब ताल्लुक़ होगा? कोई मरे तो ताल्लुक़ होगा, या कोई दुकान खुले तो ताल्लुक़ होगा, कोई इसी तरह से कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो। अगर उलमा और अवाम का ताल्लुक़ पूरा जुड़ा रहे 24 घंटे ज़िंदगी के हर साथ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनके जो माशी मसाइल हैं उसका हल पेश करें, फिर ज़रूर आपको क्या करेंगे, अपने सरों का ताज बनाएंगे। श्रीलंका में हमने देखा, वहाँ पर बहुत सारे उलमा आईफोन से नीचे रखते ही नहीं, आईफोन से नीचे रखते ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी सलाहियत होती है कि बैक वक्त मदरसे में भी पढ़ाते हैं, दावत में भी वक्त लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठ के एडवाइजरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर वेस भाई सो रहे इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक मसला और है। क्या है? उलमा को आना पसंद नहीं करते, उलमा का आना पसंद नहीं करते। सिर्फ इल्ज़ाम तो लगाएंगे कि मौलवियों को कुछ नहीं पता, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया? मस्जिद बनाना इबादत, बेशक इबादत है, मदरसे बनाना बेशक इबादत है। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर उलमा इनको सीखें? क्योंकि उन लोगों को भी डर होता है, उनको नहीं कह रहा हूं, ताजिरों को डर होता है, कहीं ये लोग सीख गए ना फिर हमारी खटिया कड़ी कर देंगे। क्या करेंगे? ये फिर ठोकेंगे कि ये हलाल है, ये हराम है, ये है। लेकिन ये चीज़ क्या है, एक साजिश के तहत है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, इस मैदान में आए। लिहाजा हिंदुस्तान में कुल मिला के तकरीबन 44 म्यूचुअल फंड हैं। कितने म्यूचुअल फंड? 44 म्यूचुअल फंड, जिसमें से 3 म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लाइंट हैं। कितने म्यूचुअल फंड? 3 म्यूचुअल फंड। कौन कौन से म्यूचुअल फंड? 3 म्यूचुअल फंड, इसको देखेंगे। ये है, इंडिया में तकरीबन 44 म्यूचुअल फंड हैं, इनमें से सिर्फ 3 शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड हैं। 3 में से कौन? एक तो है टाटा एथिकल फंड, टाटा एथिकल फंड। इसके शरिया बोर्ड में मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब हैं, दूसरे बड़े बड़े उलमा हैं। इसी तरह टोरस एथिकल फंड, जो कंडीशन और जो नॉर्म्स आयोफी ने तय किया है उसके हिसाब से ये लोग काम करते। तीसरा है निपॉन इंडिया ETF शरिया 20। ये 3 म्यूचुअल फंड है जिसमें आदमी क्या कर सकता है, सरमायाकारी कर सकता है। अगर कोई साइल सवाल करे तो उसको सारी तफसीलात बताने के बजाय आप कहें कि भाई बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं म्यूचुअल फंड को उलमा ने अप्रूव किया है, लिहाजा इनमें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जायज़ है। इसके बरखिलाफ जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उसमें इन्वेस्ट करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमें मालूम नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मौलाना, वो जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं पूरे के पूरे स्टील में लगाती हैं। पहले उनसे कहें कि आके उसकी रिकॉग्नाइजेशन तो कराएं, उसकी तस्दीक तो कराएं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको हलाल का ये चाहिए, तो अपनी सारी चीज़ें बताएं। जो आवाम कहते हैं तो उनसे कहें कि आप उनसे हमको मिलाएं, हम देंगे। फिर भाग जाते हैं, भैया ये क्या मुसीबत है। तो इसके लिए 3 म्यूचुअल फंड है ना, इन म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। जैसे देखिए टाटा एथिकल फंड, इसकी सर्टिफिकेट है ये,
शरिया सर्टिफिकेट है, इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है कि हमने क्या देखा, कैसे देखा, क्या है, और सालाना या 6 महीने के हिसाब से रिन्यूअल कराना होता है। ऐसा नहीं कि एक मर्तबा फतवा दे दिया। जैसे एक मौलवी साहब के पास आके पूछा, हजरत मैं तो कंगाल हूँ, क्या हूँ, कंगाल हूँ, 2500 रुपये ही है मेरे पास, क्या मुझ पर ज़कात वाजिब होगी? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बोलो यार, ज़कात का मसला है, क्यों नहीं होगी? अरे भाई उसके पास इतना माल ही नहीं है जो निसाबे ज़हब या फिज़ा को पहुंचे, फिर तो क्या कहेंगे? अब लेके रख लिया, पूरा फ्रेम कर लिया, लाके लगा लिया, अब कमा रहा है, 2 साल के बाद 2.5 लाख कमा लिया। अब उससे कहो कि भाई ज़कात निकाल यार, अल्लाह ने इतना दिया है। रे को पीछे फतवा कहाँ से लिया है? दारुल इफ्ता से लिया है। अरे भाई फतवा तो उस वक्त के एतबार से था। इसके लिए ये जो शरिया कंप्लाइंट जो सर्टिफिकेट दी जाती है, एक मर्तबा दे के नहीं छोड़ना है, बल्कि उनके डे टू डे ट्रांजैक्शंस को भी देखेंगे, उनके काम को भी देखेंगे, इसी तरह से उस सर्टिफिकेट को रिन्यू भी करेंगे। अगर कोई कंपनी शुरू में तो आ गई, फिर कहती हम रिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर उस कंपनी के नाजायज होने का ऐलान कर दे, फिर देखें कि उसकी खटिया कैसे खड़ी होती है। जैसा कि यूएस में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने एक बॉन्ड्स के सिलसिले में कहा, फिर उनके वायलेट हुआ तो उसके खिलाफ फतवा दिया कि भाई हम इसकी शरिया बोर्ड से निकल गए, क्योंकि ये लोग शरीयत के उसूल की पासदारी नहीं करते। ऐसा मार्केट क्रैश किया है कि लोगों ने कह दिया कि ही इज ए साइलेंट वर्ल्ड वॉर 2। क्या है, इसने क्या कर दिया, पूरे दुनिया में एक साइलेंट वॉर कर दिया। उसके बाद लोग आके पैर पकड़ते हैं, या आप जैसे कहेंगे हम करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उतनी सलाहियत भी तो हो, उलमा के पैदा करें, फिर देखें कि ये लोग आपके कैसे, चंदे मांगने नहीं पड़ेंगे, आके देंगे। बल्कि बहुत से लोग करते हैं, भाई हमारी कंपनी को आए उससे पहले हदिया दे देते ताकि उसको ना कहे कि खामोश हो जाए क्योंकि हमने तो ले लिया ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देख के चलना पड़ता है। लिहाजा म्यूचुअल फंड के बारे में कोई सवाल? म्यूचुअल फंड में जो चौथी किस्म है सॉल्यूशन वाली, उसके अंदर दूसरी किस्म है चिल्ड्रन फंड। तो उसमें अभी जैसे कि हुकूमत के एतबार से बहुत सी ऐसी जो योजना है और इसी तरह बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं कि जिसमें हुकूमत ऐसी कहती है कि अभी तुम 20 साल के लिए अपने बच्चों का जो 10 साल से कम के हो उनके अकाउंट खुलवा लो, और उसमें आपको माहाना 250 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक आप उसमें जमा करवा सकते हो। और इसकी मुद्दत है 20 साल के लिए। जब आपकी बच्ची 20 साल के ऊपर हो जाएगी तो ये पूरा पैसा जो भी हम इसमें लगाएंगे वो आपकी पूरी बच्ची का होगा, वो पूरा पैसा। हाँ। अब उसमें लेकिन फीसदी भी तय है। जैसे अभी फ़िलहाल 6.9 चल रहा है अभी, जिसको सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं। तो अभी इसमें इतने फ़ीसद चल रहा है। अब उसमें ऐसा है कि उसमें तय भी नहीं है। शुरू जब किया था जब 9.8 था और अभी 7.6 है, तो उसमें उतर चढ़ाव भी होता रहता है। तो ये 20 साल के बाद जो पैसा हम लेंगे तो इस तरह में उसमें लगाना कैसा है? बहुत अच्छा सवाल किया। यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, पब्लिक को फैसिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट देती है, इसके लिए हर चीज़ जायज़ नहीं हो जाएगी। इसके लिए आप उसके डिटेल्स को दें, उसके कागजात को दें, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें, अंदर की जो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है किस बुनियाद पर आप दे रही है 6.7, इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद क्या कर दिया, रेट को बढ़ा दिया। अगर आपको लेना है तो सूद ज़्यादा देना पड़ेगा, रेट को घटा दिया, अगर हमने लिया है तो आपको कम देंगे। इसके लिए हो सकता है, और ये चीज़ क्या नहीं हो सकती, जवाज़ की दलील नहीं हो सकती। पहले 9 था, आज 6 है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट को देखें, सारी चीज़ों को देख करके ही कोई फ़ैसला कर सकते हैं। आप दें, इंशाअल्लाह हम लोग भी हैं, हमारे पास टीम है, रिसर्च करके आपको बताएंगे। और कोई सवाल? ख़त्म कर लें?